Hi students, how are you? I hope you are happy and safe. Dear students, as you know, we are reading chapter 5th, Indigo. And we have completed part 1 and part 2. Today we will read part 3 of Indigo. Till now, in part 2, we come to know that Gandhiji was called by Rajkumar Shukla in Champaran, and he went there, and there he come to know that the injustice was going very badly with the sharecroppers, मीन्स शेयरक्रॉपर के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा था। और वहाँ पर गांधी जी जब जाते हैं तो उनके खिलाफ लड़ाई करते हैं और इस लड़ाई को वो जीत भी जाते हैं। इसके खिलाफ केस भी चलता है गांधी जी के खिलाफ। वहाँ पर जाने के बाद फिर वो केस ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि गांधी जी के साथ वहाँ के लॉयर और वहाँ के जो शेयर क्रॉपर थे वो कोऑपरेट कर रहे थे। इस वजह से जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी परेशान हो गई थी। उनको लग रहा था कि अब वो क्या डिसीजन ले क्या ना ले, और ये जो ये इवेंट था, जो ये मूवमेंट था, वो काफ़ी स्प्रेड हो गया था। बहुत सारे लोग इसमें इंक्लूड हो गए थे। इस वजह से गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ जो केस था वो ड्रॉप कर दिया था। और केस ड्रॉप होने के बाद गांधी जी वहीं पे रहते हैं चंपारण में। वहाँ रहते हुए गांधी जी और उनके साथ में जो लॉयर्स थे वो सभी मिलकर अब इनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी इन प्लांटर्स के खिलाफ, इन ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, जो ये लैंडलॉर्ड बने हुए थे उनके खिलाफ जो ये इन्वेस्टिगेशन थी वो काफ़ी डीप में जाने लग गए थे। और बहुत सारे किसानों ने उनको रिटर्न में प्रूफ दे दिया था कि उनके साथ इनजस्टिस कैसे कैसे हो रहा है। और जैसे ही ये इंक्वायरी चल रही थी, जैसे ही ये एक्टिविटीज चल रही थी, तो वहाँ पर एडवर्ड गेट जो है वो एक समन भेजते हैं, एक बुलावा भेजते हैं गांधी जी के लिए कि गांधी जी वहाँ पर आए और उनसे मिले, उनसे मीटिंग करें। फिर गांधी जी को क्योंकि पहले जब इनको बुलाया था कोर्ट में तो इनके खिलाफ केस लगा दिया गया था, बट वो चंपारण के जो शेयर क्रॉपर थे उनकी वजह से और लॉयर्स की वजह से वो केस ड्रॉप हुआ था। बट अभी भी गांधी जी को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा वैसा ही ना हो जाए उनके साथ, इसलिए वो पहले इन्फॉर्म कर देते हैं सभी को। देन ही वेंट टू मीट एडवर्ड गेट। अब इनके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड गेट से जब वो मिलने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है। गांधी हैड फॉर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु, यहाँ पर जब वो जाते हैं गांधी जी तो उनका क्या होता है, 4 प्रोट्रैक्टेड, मतलब 4 उनके साथ इंटरव्यूज होते हैं विद द, और प्रोटेक्टेड मीन्स बड़े अच्छे से, मतलब बड़े ही रेस्पेक्टफुली उनके 4 इंटरव्यूज किए जाते हैं विद लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में। हु एज अ रिजल्ट, और उस मीटिंग का, इस इंटरव्यू का रिजल्ट क्या निकलता है, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, कि एक ऑफिशियल कमीशन को अपॉइंट किया जाता है ऑफ इंक्वायरी के। मीन्स यहाँ पर जब वो उनसे कंसल्टेशन करते हैं तो यहाँ इस मीटिंग का रिजल्ट रहता है कि एक कमीशन वो की जाती है, एक मीटिंग बैठाई जाती है, और एक जैसे बोलते हैं ना कि भाई इनकी तो जानकारी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जैसे कि हम बोल देते हैं कि भाई इनकी इन्वेस्टिगेशन तो अब ये पुलिस वाले करेंगे, या फिर वो बोलते हैं कि एसजीटी नहीं, कुछ और होता है, एसआईटी करेगी। तो इस तरह से जो वो होती है इन्वेस्टिगेशन की कमेटी होती है, तो वहाँ पर ये बोल दिया गया है कि इनकी जो ये बोल रहे हैं कि भाई इनजस्टिस हो रहा है कि किसानों के साथ, तो उसके लिए एक ऑफिशियल कमीशन बना दिया गया था जो कि इस मामले में इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, मतलब इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के साथ में जिस तरह का वो इनजस्टिस हो रहा था उसके खिलाफ वो क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे इस सिचुएशन के बारे में। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और ये जो कमीशन थी, इस कमीशन में कौन कौन इंक्लूड थे, कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इसमें लैंडलॉर्ड भी शामिल थे, गवर्नमेंट भी शामिल थी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स शामिल थे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव में से तो एक अकेले ही रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ द पीजेंट्स, मतलब पीजेंट्स की तरफ से सिर्फ गांधी जी इस कमेटी में इंक्लूड थे, बाकी गवर्नमेंट भी थी वहाँ पे, लैंडलॉर्ड्स भी थे, ये सभी लोग उनमें इंक्लूड थे। मीन्स इंडिया की तरफ से सिर्फ गांधी जी उस मीटिंग में इंक्लूड थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण, गांधी जी जो थे वो चंपारण में ही रहे, ये जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब, फॉर एन इनिशियल
अनइंटरप्टेड पीरियड, मतलब कि जो जरूरी इनिशियल जो था उस पीरियड के लिए अनइंटरप्टेड मीन्स उनको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, किसी ने परेशान नहीं किया, किसी ने उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, वो बिल्कुल फ्रीली वहां पर रहे थे। पीरियड ऑफ 7 मंथ्स, 7 मंथ के लिए गांधी जी वहां पर बिना किसी डिस्टर्बेंस के रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और 7 मंथ के बाद क्या किया उन्होंने, छोटी छोटी विजिट्स वो फिर बाद में करते रहे, मतलब वहां पर जाते रहे और वहां का पता करते रहे कि वहां क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। द विजिट, ये जो विजिट थी मीन्स जो फर्स्ट टाइम गांधी जी वहां पर गए थे, ये जो विजिट थी वो क्या थी, अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट्स, मीन्स जो फर्स्ट विजिट हुई थी उनकी चंपारण के लिए वो क्या थी, अंडरटेकन कैजुअली, मतलब एक नॉर्मल विजिट थी। वो उनको ये नहीं पता था कि यहाँ की जो विजिट है वो उनकी लाइफ के कितने टाइम को कंज्यूम कर लेगी और क्या क्या उन्हें वहां पर करना पड़ेगा, ये नहीं पता था। वो तो जस्ट सिंपली उनके कहने पे चले गए थे। ऑन द एंट्रिटेड मीन्स होगा यहाँ पर रिक्वेस्ट करना, एक रिक्वेस्ट थी ऑफ एन अनलेटर्ड, अनलेटर्ड मीन्स होता है जो इलिटरेट पर्सन होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके लिए बोलते हैं अनलेटर्ड पीजेंट्स। मीन्स जो वो पीजेंट था, जो अनलेटर्ड था, अनपढ़ था, उसकी एंट्रिटी पे उसकी रिक्वेस्ट की वजह से गांधी जी वहां पर कैजुअली गए थे, इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, और उनको तो सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि चलो कोई बात नहीं, चले जाएंगे, कुछ दिनों में उनकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी, इस तरह का सोचकर गांधी जी वहां पर गए थे। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, लेकिन इस एक्टिविटी ने, जो ये गए थे, ये सोच के गए थे कि कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और वापस अपने वर्क पे लौट आएंगे, लेकिन इस एक्टिविटी ने, इस मूवमेंट ने, इस वर्क ने उनकी साल का मतलब उनकी जो लाइफ है उसका पूरा 1 साल ले लिया। मीन्स उस मूवमेंट को सोल्व करने में, वहां का जो इनजस्टिस था उनको जस्टिस दिलाने में उन्हें पूरा 1 साल लग गया था, उनका पूरा मतलब लाइफ का 1 साल कंज्यूम हो गया था वहां पर। उन्होंने छोटी सी विजिट समझ के की थी, लेकिन ये पूरा 1 साल ले गए थे उनकी लाइफ का। द ऑफिशियल इंक्वायरी, अब जो ये इंक्वायरी कर रहे थे, जो ऑफिशियल कमीशन बैठाई थी, वो जो इंक्वायरी कर रही थी, असेंबल्ड, उन्होंने इकट्ठा कर दिया। अ क्रशिंग मीन्स जिसमें वो किसी को मतलब जीत दिलाई जाती है, मतलब इतना क्रशिंग था कि हार निश्चित थी। माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, जो बिग प्लांटर्स थे मीन्स जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ एविडेंस का एक पहाड़ लगा दिया था, में से पूरा ढेर लग गया था, इतने ज्यादा उनके खिलाफ एविडेंस मिल गए थे। एंड व्हेन दे शॉ दिस दे एग्रीड, और जब उन्होंने ये एविडेंस देखे, ये इतने ज्यादा प्रूफ देखे, तो वो एग्री हो गए। कौन हो गए? जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी वो एग्री हो गई इतने ज्यादा प्रूफ देखकर, इन प्रिंसिपल। और फिर उन्होंने क्या किया? इन प्रिंसिपल, इसके सिद्धांत में उन्होंने क्या किया? टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, मीन्स वो एग्री हो गए कि वो पीजेंट्स को रिफंड देंगे, मीन्स उनकी जो उन्होंने पैसे जो लिए हैं, जो कंपनसेशन लिया है, उस कंपनसेशन को वो वापस लौटाएंगे, इस चीज के लिए वो एग्री हो गए थे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी, लेकिन उन लोगों ने गांधी जी से पूछा, बट वो देंगे कितना, मतलब कितना पैसा उन्हें वापस चाहिए? जो 100% दे रखा है वो चाहिए या फिर उसमें से कुछ परसेंट चाहिए? ये क्वेश्चन उन्होंने गांधी जी से पूछा कि आपको कितना परसेंट में से कितने पैसे वापस चाहिए। दे थॉट, उन्होंने सोचा, जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश, उन्होंने सोचा ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, मीन्स उन्होंने ये सोचा कि ये जो गांधी जी है या फिर वो जो शेयर क्रॉप है वो डिमांड करेंगे रीपेमेंट मीन्स कंप्लीट पेमेंट को, इन फुल ऑफ द मनी, मतलब जितने पैसे उन्होंने उनको दिए हैं वो कंप्लीट पैसे उन्हें वापस चाहिए, ऐसा वो गवर्नमेंट सोच रही थी, ऐसे ब्रिटिश पर्सन सोच रहे थे कि ये 100% जितने दिए हैं वो ही वापस लेंगे। विच दे हैड इलीगली, जो कि उन्होंने इलीगली मीन्स अन्याय के तौर पर, मतलब एक इलीगली होता है जो गलत तरीके से लिया जाए, illegally and deceitfully extorted, deceitfully मीन्स उनको धोखे में रख के, उनको बेवकूफ बना के, extorted मीन्स वसूल किए हैं फ्रॉम द शेयर क्रॉपर से, जो इलीगली और जो डिसीटफुली मीन्स गलत तरीके से और अन्यायपूर्ण जो पैसे उनसे ऐंठे हैं उन लोगों ने, वो उन्हें वापस 100% देने पड़ेंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। बट ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन
जो गांधी जी थे उन्होंने क्या किया, सिर्फ 50% की डिमांड की कि हमें 50% चाहिए, हम जो दे चुके वो दे चुके, लेकिन उनका 50% हमें वापस रिटर्न में चाहिए। देयर ही सीम्ड एडमेंट, एडमेंट मीन्स होता है कि एक जिद्दी होना, हट्टी होना, कि वो क्या थे, ऐसा लग रहा था कि वो एडमेंट है इस चीज पे, वो पूरा सख्त रहेंगे, वो अपने अपने जो ये वर्ड बोले हैं उन्हें कि जो 50% चाहिए, तो उस पर वो जिद कर बैठे हैं कि मुझे इतना चाहिए, ऐसा उन्हें लग रहा था कि ये एडमेंट रहेंगे, फिक्स रहेंगे इस पे 50% पे, 50% से ना इधर होंगे ना उधर होंगे, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था। राइट्स रेवरेंड, जो वहाँ के रेवरेंड जे जेड होज थे, ब्रिटिश मिशनरी, ये ब्रिटिश मिशनरी थे। मिशनरी मीन्स होता है जो अपने धर्म के प्रचार के लिए आते हैं, ठीक है। तो जे जेड हॉज एक ब्रिटिश मिशनरी थे, उन्होंने लिखा है ये कि ऐसा लग रहा था गांधी जी के रिएक्शन से कि वो 50% से टच या मस नहीं होने वाले, में इधर उधर नहीं होने वाले, 50% ही लेंगे, ऐसा लग रहा था। इन चंपारण हु ऑब्जर्व्ड, ये जो जे जेड होज जो थे वो क्या थे, एक तो ब्रिटिश मिशनरी थे। इन चंपारण हु ऑब्जर्व्ड द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, मिस उन्होंने क्या किया था कि इस एपिसोड को, जो ये चंपारण में एक्टिविटी हुई थी, जो चंपारण में ये मूवमेंट हुआ था, उन्होंने लाइव देखा था, वो इसका पूरा मतलब डिटेल जानते थे कि क्या क्या हुआ है, इसलिए उन्होंने लिखा है कि हमें नहीं लग रहा था कि वो 50% से कम लेंगे। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, और ऐसा लग रहा था, हम ऐसा सोच रहे थे कि वो क्या करेंगे, नॉट गिव वे, मतलब इस हट को नहीं छोड़ेंगे, वो हार नहीं मानेंगे और 50% लेके रहेंगे, ऐसा हमें लग रहा था उनके कहने से। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, प्लांटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, में से उनकी तरफ से जो केस लड़ रहे थे, उन्होंने क्या किया, ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, उन्होंने कहा कि 50% तो हम नहीं दे सकते, लेकिन 25% हम दे देंगे, जो पैसे लिए उनके हम 25% देंगे, 15 नहीं दे सकते। एंड टू हिज अमेजमेंट, और ये बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत अमेजमेंट की बात है, ये बड़ा मतलब एक शौक है कि क्या किया, जैसे उन्होंने कहा ना कि 25% देंगे, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, मिस्टर गांधी ने वहीं एग्री कर लिया, मिस वो वहीं सहमत हो गए कि ठीक है हमें 25% ही चाहिए। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस तरह से ये जो कसमस चल रही थी, डेडलॉक मीन्स जो ये कसमकस चल रही थी, ये जो दुविधा चल रही थी, ये जो डायलेमा था कि भाई कितना % देना है, कितना % लेना है, इस डायलेमा को उन्होंने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, ये जो कसमस थी उसको क्लियर कर दिया, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम 25% ही लेंगे। दिस सेटलमेंट, ये जो सेटलमेंट थी, मीन्स ये जो 25% लेने पे जो गांधी जी एग्री हो गए थे, ये जो सेटलमेंट हुई वॉज अडोप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन, कमीशन के द्वारा भी बिना किसी क्वेश्चन के, अनएनिमसली मीन्स बिना किसी वो सवाल जवाब के उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आप 25% लेते हैं तो हम 25% देने को तैयार हैं। गांधी एक्सप्लेन्ड, गांधी जी कहते हैं that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money। यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि जो ये हमें 25% जो मिला वो क्या था, कम इंपॉर्टेंस रखता है, लेस इंपॉर्टेंट, मीन्स जो 25% जो मनी दी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हमारे लिए। देन द फैक्ट, ये जो सच है, द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लिग्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, मतलब सबसे मेन बात तो ये है कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो पैसे देने के लिए रेडी हो गए थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था कि हम देंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट था, सबसे बड़ी सोचने वाली बात थी कि कम से कम वो एग्री तो हो गए पैसे देने के लिए, पैसे कितने दे रहे हैं कितने नहीं डजंट मैटर, बट दे एक्सेप्टेड दिस एग्रीमेंट, ये बहुत बड़ी बात थी। एंड विद इट, और इसके साथ साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, प्रेस्टीज मीन्स होगा कि उनका सम्मान रखना, प्रेस्टीज मीन्स किसी की रिस्पेक्ट रख लेना, जैसे कोई कहते हैं ना कि कोई आया है तो उसका सम्मान करो, तो यहाँ पर क्या है
प्रेस्टीज का मतलब है कि उनके सम्मान की भी बात थी, उनके एक रिगार्ड की भी बात थी कि भाई हम उनसे इतना कुछ डरते आ रहे थे, कोई भी एक्शन उनके खिलाफ नहीं कर रहे थे, और अब जब हमने एक्शन किया खिलाफ उनके तो वो एग्री भी हो गए, तो उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो हमारे भी तरफ से बनती थी कि हम इतनी रिस्पेक्ट तो रखें कि वो एग्री हो रहे हैं तो हम भी एग्री हो जाए उस पर। तो देयरफॉर इसलिए वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने 25%। देयरफॉर इसलिए एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, और जहां तक पीजेंट्स की बात है, किसानों की बात है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, जो पीजेंट्स के साथ जो ये प्लांटर्स थे वो कैसा बिहेव करते थे, लॉर्ड का जैसा, जैसे कि लॉर्ड होते हैं, भगवान होते हैं ना, ऐसा सोचते थे कि वो कानून से भी ऊपर है, ऐसा उनके साथ वो बिहेव किया करते थे, ऐसा उनके साथ वो बर्ताव किया करते थे। इसलिए उनके लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो हम 25% देने को आपको तैयार है। नाउ द पीजेंट सो दैट, और अब एक बात और हो गई थी कि जो पीजेंट थे उन्हें ये समझ आ गया था, उन्हें ये एहसास हो गया था दैट ही हैड राइट्स, कि उनके खुद के भी कुछ अधिकार हैं, उनके भी राइट्स हैं, एंड डिफेंडर्स, और उनके राइट दिलाने वाले भी हैं, मीन्स उनके राइट्स के लिए लड़ने वाले भी हैं, उनके राइट्स को डिफेंस करने वाले भी हैं, ये किसानों को भी पता लग गया था। ही लर्न करेज, और इस तरह से वो करेज मीन्स उनको एक साहस मिल गया था, एक उत्साह मिल गया था, एक जोश मिल गया था, और उनको अपने हक की लड़ाई लड़नी आ गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, ये जो इवेंट हुआ चंपारण में, मीन्स ये जो एक्टिविटी हुई, ये जो मूवमेंट हुआ, इस मूवमेंट ने गांधी जी की पोजीशन को जस्टिफाई कर दिया, मिस गांधी जी को इतना मेन बना दिया कि ऑल ओवर इंडिया गांधी जी को जानने लग गए थे कि गांधी जी भी कोई एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसकी उनकी जो पोजीशन थी वो इसने स्ट्रॉन्ग कर दी थी। विद इन अ फ्यू ईयर्स, और कुछ ही सालों में द ब्रिटिश प्लांटर्स, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, अबंडन्ड देयर स्टेट्स, उन्होंने क्या किया, अपने स्टेट्स को जिस पे वो हक जमाए बैठे थे, जिसके वो लैंडलॉर्ड बने हुए बैठे थे, उन स्टेट्स को छोड़कर चले गए, मतलब परमानेंटली उन्होंने छोड़ दिया। फिर लास्ट में विच रेवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो उन्होंने पीजेंट्स को रिवर्ट कर दिया, रिवर्ट मीन्स वापस लौटा देना, पीजेंट्स को उनकी जो जमीन थी वो वापस लौटा दी और वहां से वो लौट गए। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इस तरह से जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी वो डिसअपियर होगी, मीन्स ये खत्म हो गया, ये जो सिस्टम था चला आ रहा था अभी तक, वो सिस्टम बिल्कुल ही खत्म हो गया उनके जाने के बाद। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना, गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, गांधी जी ने अपने आप को कभी भी संतुष्ट नहीं किया, कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया विद लार्ज पॉलिटिकल, मतलब ये जो बड़े बड़े पॉलिटिकल जो चीजें होती थी, एक राजनीति हो जाती थी इस तरह से कि जब सारे लोग एक मोमेंट में इंक्लूड हो रहे हैं तो वो एक पॉलिटी बन जाती है, तो वो कभी भी इस पॉलिटी से, या फिर जो इकोनॉमिक सॉल्यूशन जो यहाँ इन्होंने चंपारण में करवाया इकोनॉमिक सॉल्यूशन, इससे कभी भी वो कंटेंटेड नहीं थे, मीन्स इन चीजों से वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं थे कि उन्होंने इकोनॉमिकल इक्वलिटी लाए हैं वो, या फिर पॉलिटिकली उन्होंने इश्यू को किसी को विन कर लिया है, इससे कभी भी वो कंटेंटेड नहीं थे, कभी भी सेटिस्फाई नहीं थे, कभी भी संतुष्ट नहीं थे। ही सो द कल्चरल, इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, ही सो द कल्चरल, वो कल्चरल चीजों को भी देखते थे, मीन्स वहां की क्या कल्चर है, संस्कृति क्या है, उसे भी वो देखते थे, नोटिस करते थे। एंड सोशल बैकवर्डनेस, और जो सोशल बैकवर्डनेस थी उसे भी उन्होंने देखा इन द चंपारण विलेजेस, चंपारण विलेजेस में पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली तो वो जीत गए, लेकिन जब उन्होंने चंपारण के विलेज में जो बैकवर्डनेस देखी, उनका जो कल्चर देखा, एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, जैसे वो देखा और उससे वो काफ़ी परेशान हो गए कि क्योंकि वो काफ़ी वो बैकवर्ड वाले लोग थे, मीन्स ना एजुकेटेड थे, ना उनके पास किसी तरह की कोई फैसिलिटी थी, इसलिए अब उन्होंने दूसरा कंसर्न क्या बनाया कि वो उन लोगों को थोड़ा सा अप करेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके जाएंगे, उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, इस तरह की उन्होंने सोचा, एक स्कीम बनाई, और फिर उन्होंने क्या किया, ही अपील्ड, उन्होंने अपील की
फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए अपील की कि यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल अनपढ़ है, उन्हें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी नहीं आती है, उनको ये नहीं पता कि वो क्या अचीव कर सकते हैं, क्या कुछ अपने राइट के लिए कैसे लड़ सकते हैं, ये सब चीज़ें उन्हें नहीं पता था। इसलिए गांधी जी ने वहाँ अपील की कि उनको वहाँ पर टीचर्स चाहिए जिनकी वजह से वो इन लोगों को थोड़ा सा एजुकेट कर सके। महादेव देसाई, सबसे पहले कौन आया आगे, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, ये दोनों जो थे वो गांधी जी के साथ आ गए। सबसे पहले एक बार अनाउंस करते ही कि उन्हें टीचर चाहिए, तो टीचर की जगह महादेव देसाई और नरहरि पारिक दोनों ही आ गए। टू यंग मैन, जो कि यंग मैन थे, हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसिपल्स। जैसे गांधी जी ने वहां का मूवमेंट विन किया तो इनको पता लग गया, ये टीचर्स थे, इनको पता लगा कि गांधी जी जो है वो एक बहुत ही अच्छे और मतलब लोगों की भलाई के लिए लड़ने वाले पर्सन हैं, इसलिए वो उनके क्या हो गए, डिसिपल्स हो गए, उनके एक डिवोटेड पर्सन हो गए थे। उनके डिसिपल्स वैसे जो फॉलोवर होते हैं उनको बोल देते हैं कि वो उनके फॉलोवर बन गए थे, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया। गांधी जी ने जैसे ही अपील की तो उन्होंने उनकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया कि वो टीचिंग कराने के लिए रेडी है। एंड देयर वाइज, वो खुद दोनों पर्सन भी और उन दोनों पर्सन की वाइफ भी रेडी हो गई थी कि हम भी टीचिंग कराएंगे। वॉलंटियर्ड हमारे, जब हमने इसका राइटर का करेक्टर राइटर के बारे में पढ़ा था, वहां पर ये वर्ड आया था वॉलंटियरली, कि ही हैड डन जॉब फॉर 2 years फॉर द ब्रिटिश आर्मी एट वॉलंटियर्ड, मीन्स वो बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी तनख्वाह के, अपनी खुद की इच्छा से वहां पर उन्होंने वर्क किया था। ऐसे ही ये जो ये टीचर्स थे और इनकी जो दोनों की वाइफ थी, उन्होंने वॉलंटियरली बिना किसी पेमेंट की सेवा की थी, पढ़ाया था फॉर द वर्क, मतलब इस वर्क के लिए कोई पेमेंट उन्होंने नहीं ली थी और उन्होंने टीचिंग वहां पर करवाई थी। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और बहुत सारे लोग, जैसे ही इसकी अपील को पता लगा उनको कि गांधी जी ये अपील कर रहे हैं कि वहां पर आए और लोग उनको पढ़ाएं, तो बहुत सारे बॉम्बे से चले गए, पुणे से चले गए एंड अदर डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द लैंड, मतलब इंडिया के दूसरे पार्ट से बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच गए थे अपने जो एजुकेशन है उसको प्रोवाइड करने के लिए। देवदास, गांधी यंगेस्ट सन, देवदास जो कि गांधी के यंगेस्ट मीन्स होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, मीन्स जो यंगेस्ट था, जो छोटा लड़का था, और एल्डर अगर बोलेंगे तो बड़ा लड़का, तो यहाँ पर क्या है, यंगेस्ट मतलब छोटा जो लड़का था। देवदास अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो आश्रम से वहां पर पहुंच गए। एंड सो डिड मिसेज कस्तूरबाई, और उनके साथ साथ ऐसे ही जैसे उनके जो देवदास लड़के पहुंचे, वहीं उनके साथ साथ जो मिसेज गांधी कस्तूरबाई थी वो भी वहां पर पहुंच गई उनको कोऑपरेट करने के लिए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेज, और फिर तब क्या किया गया, 6 विलेज में प्राइमरी स्कूल को ओपन किया गया। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और जो कस्तूरबाई थी उन्होंने क्या सिखाया वहां पर कि आश्रम के जो रूल्स थे, अपने आप को क्लीन रखना, एक कम्युनिटी सैनिटेशन में अपने एरिया को किस तरह से क्लीन रखते हैं, कैसे हम साफ सुथरे तरीके से रहते हैं, वो जो भी आश्रम के रूल्स थे वो सारे रूल उन्होंने वहां पर समझाए लोगों को कि किस तरह से आपको रहना चाहिए, किस तरह की आपकी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, किस तरह के आपका जो लिविंग स्टाइल होता है वो होना चाहिए। ये सब कुछ उन्होंने कस्तूरबाई ने वहां पर जाकर सिखाया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, अब क्या था, उन्होंने टीचिंग वाला सॉल्यूशन कर लिया, अब क्या था, वहां पर जो हेल्थ कंडीशंस थी वो भी मिजरेबल थी, मीन्स लोग अगर बीमार हो जाते थे तो वहां पर कोई फैसिलिटीज नहीं थी जो उन्हें अवेलेबल करवा दी जाए, इसलिए अब उन्होंने देखा कि हेल्थ कंडीशंस उनकी काफी मिजरेबल थी, काफी दुखदायी थी। मिजरेबल मीन्स होता है दुखदायी, बहुत ज्यादा मिजरेबल थी, बहुत ज्यादा दुखदायी थी, इसलिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर, गांधी जी वहां पर एक डॉक्टर लेके आए जो कि वॉलंटियर था, वो भी खुद की मतलब बिना किसी पेमेंट के वहां वर्क करने के लिए रेडी हो गया था। हिज सर्विस फॉर 6 months, 6 months के लिए उन्होंने भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हाँ कर दिया था कि वॉलंटियरली वो भी वहां पर अपनी इच्छा से बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी पैसे के वहां पर वो वर्क करेंगे। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, और वहां पर 3 मेडिसिन्स अवेलेबल थी जो कि उनको दी जाती थी। कैस्ट्रोल ऑयल, एक तो कैस्ट्रोल ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, एक सल्फर ऑइंटमेंट, सल्फर ऑइंटमेंट मीन्स होगा एक जो क्रीम टाइप की होती है ना, जो लगाते हैं हम बॉडी पे, जैसे ट्यूब आती है उसमें क्रीम होती है,
कोई चीज़ जैसे कि हमें हाथ पे या पैर पे कुछ हो जाए, कोई फुंसी हो जाए या कोई स्क्रैच सी पड़ जाए या कहीं छिल जाए, तो वहाँ पर जो हम लगाते हैं जिसे हम मलहम बोलते हैं, वो क्रीम टाइप की जो ट्यूब थी वो थी। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, कोई भी व्यक्ति जब दिखाता था कि उसकी जो टंग है वो कोटेड है, कोटेड मीन्स व्हाइट कलर की एक परत बन जाना टंग पे, ऐसा अगर कोई टंग को दिखाता था, वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टोर ऑयल, तो उसको कैस्टोर ऑयल की दवा दी जाती थी। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, और कोई भी ये कहता था कि भाई उन्हें मलेरिया फीवर है, तो उन्हें क्या दिया जाता था, रिसीव्ड क्विनिन, क्विनिन की दवा उन्हें दे दी जाती थी, प्लस कैस्टोर ऑयल, और उसके साथ साथ कैस्टोर ऑयल भी दे दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरेप्शंस, और कोई ये कहता था कि भाई स्किन इरेप्शंस में स्किन की प्रॉब्लम है, कोई फुंसी वगैरह हो रखी है या फिर कहीं से कटा हुआ है या इस तरह से, मतलब मेन तो यही आएगा जो स्किन प्रॉब्लम होती है। रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टोर ऑयल, उनको क्या दिया जाता था, ऑइंटमेंट दी जाती थी, वो क्रीम दी जाती थी, और कैस्टोर ऑयल दिया जाता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी, मीन्स ये दो प्रॉब्लम सोल्व हो गई कि उनकी एजुकेशन के लिए भी उन्होंने सोल्यूशन कर दिया, उनकी हेल्थ के लिए भी उन्होंने सोल्यूशन कर दिया। अब उन्होंने देखा कि वो किस तरह की स्टाइल से रहते हैं। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ, फिर गांधी जी ने नोटिस किया कि फिल्दी मीन्स होता है बहुत ही गंदा भद्दे तरीके से किसी का रहना, मतलब बहुत मतलब एक जब हम किसी को क्लोथ में देखें और क्लोथ जो फटे पुराने होते हैं उस तरह की कंडीशन में, गांधी ने नोटिस किया कि फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ मीन्स वुमेन के जो क्लोथ थे वो फिल्दी स्टेट था, मीन्स वो कहीं फुटे पुराने से और गंदे गंदे से कपड़े पहन के रहती थी, ये गांधी जी ने नोटिस किया। ही आस्क्ड कस्तूरबाई, फिर वो गांधी जी उनसे डायरेक्ट नहीं कांटेक्ट कर सकते थे, फीमेल से नहीं बोल सकते थे, इस तरह से कोई भी कमेंट नहीं कर सकते थे कि भाई उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया इस बारे में। उन्होंने कस्तूरबाई से बोला टू टॉक टू दैम अबाउट इट, कि वो जाएं और उन औरतों से बात करें कि वो इतने गंदे और इतने फटे पुराने कपड़े क्यों पहनती हैं, ये वो जाकर वहां उनसे पूछे। वन वुमन टू कस्तूरबाई, जैसे ही कस्तूरबाई वहां पर गई, उन औरतों से उन्होंने बात की कि वो इस तरह कपड़े क्यों पहनती हैं, तो वहां से एक औरत कस्तूरबाई को का हाथ पकड़ के कहाँ ले गई, इनटू हर हट एंड सेड, अपने हट में से जो झोपड़ी वगैरह होती थी उनके पास, जो घर होते थे वो झोपड़ी होती थी, तो वो अपनी हट में कस्तूरबाई को लेके गई और फिर उन्होंने कहा, सेड लुक, कि देखो, देर इज नो बॉक्स, कि हमारे यहाँ पे ना कोई बॉक्स नहीं है, बॉक्स में जैसे ट्रंक होती है, जैसे पहले टाइम में ट्रंक हुआ करती थी, संदूकें हुआ करती थी लोहे की या फिर लकड़ी की, तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई बॉक्स नहीं है, और कपबोर्ड, और ना ही कोई कपबोर्ड है, ना ही कोई अलमीरा है, हियर फॉर क्लोथ्स, जिनमें कि हम अपने क्लोथ्स को संभाल कर रख सके, मीन्स हमारे पास ना कोई बॉक्स है और ना ही कोई कपबोर्ड है जिसमें हम अपने कपड़े फोल्ड करके अच्छे से साफ सुथरे रख सके। द साड़ी आई एम वियरिंग, और वह ये जो साड़ी जो मैंने पहन रखी है, इज द ओनली वन आई हैव, मेरे पास जो है ये सिर्फ एक साड़ी है, इसके अलावा मेरे पास साड़ी भी नहीं है, तो मैं तो एक ही यही साड़ी पहनती हूँ। और ये सभी औरतों की कंडीशन सेम थी। अब इसके खिलाफ, इसके लिए तो जो गांधी जी थे वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो भी जो चीज़ अवेलेबल करवा रहे थे वो वॉलंटियरली करवा रहे थे, तो ये चीज में तो वो कोई सोल्यूशन नहीं कर सकते थे, इसलिए इस मैटर को यहीं ड्रॉप कर दिया उन्होंने। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में जो उनकी लंबा जो स्टे रहा, काफी टाइम तक वो वहां पर रुके थे चंपारण में, गांधी कैप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, लेकिन गांधी जी क्या थे, वहां पर बैठे बैठे अपने आश्रम पर भी निगरानी रखते थे, मिस आश्रम की भी जानकारी रखते थे कि आश्रम में क्या चल रहा है। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, वो रेगुलरली मेल के थ्रू इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते थे और वहाँ का पता करते रहते थे, वहाँ की जो फाइनेंस कंडीशन है उसके बारे में पूछते रहते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कितना वहाँ पे खर्चा कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें वो कंफर्म करते रहते थे। अब यहाँ पर राइटर बताते हैं कि इतने माइन्यूटली, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में वो कंसर्न करते रहते थे वहाँ चंपारण बैठे हुए भी, कि उन्होंने एक इंसिडेंट बताया एक छोटा सा। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, कि एक बार उन्होंने रेजिडेंट्स को लिखा, वहां जो आश्रम में रहते थे लोग, उनके लिए लिखा दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेज,
कि जो पुराने लैट्रिन ट्रेंचेज में पहले जो टॉयलेट के ना गड्ढे खोदे जाते थे, अब तो पाइप में सप्लाई हो जाता है, बट पहले क्या था कि गड्ढे खोदे जाते थे, तो उन गड्ढों के लिए गांधी जी कहते हैं कि जो लैट्रिन के ट्रेंचेज है, जो वेल है, जो गड्ढे हैं, वो अब फिल हो गए होंगे, एंड डिग न्यू वंस, अब नए गड्ढे खोद लिए जाएं, अदरवाइज नहीं तो द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, मीन्स वो गंदी स्मेल इंक्रीज करने लग जाएंगे, इसलिए उनको दबा दिया जाए और दूसरे गड्ढे खोद लिए जाए। में से यहाँ तक कितनी माइन्यूट बातें भी वो वहाँ पे कंसल्ट करते रहते थे, पूछते रहते थे, मतलब कंप्लीट वो वहाँ पे भी निगरानी रखते थे, रहते चंपारण में थे लेकिन कंप्लीट वहाँ का पता रखते थे कि आश्रम में क्या चल रहा है। द चंपारण एपिसोड वॉज आ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, जो चंपारण का एपिसोड था वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ में। मिस इस इवेंट की वजह से ही गांधी जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे और इंडिया के लोग गांधी जी को जानने लग गए थे। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड, गांधी जी कहते हैं, जब ये हमारे लुइस फीचर गांधी जी से मिलते हैं तो गांधी जी बताते हैं लुइस फीचर से, वॉट आई डिड कि मैं क्या करता, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, मीन्स मैंने कुछ नहीं किया। वॉट आई डिड, मैंने किया ही क्या था, कुछ नहीं किया मैंने। वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, मैंने तो सिर्फ एक जस्ट नॉर्मल सी चीज की थी, और वो नॉर्मल सी चीज क्या की थी, ऑर्डिनरी थिंग क्या की थी, आई डिक्लेयर्ड कि मैंने सिर्फ इतना ही तो कहा था, दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि मेरी खुद की कंट्री में ही ब्रिटिश लोग रहते हैं और मेरी कंट्री में मुझे ऑर्डर दे, यही तो मैंने उनसे कहा था कि मेरी कंट्री में मुझे आप ऑर्डर नहीं दे सकते, सिर्फ ये वर्ड बोले थे, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया था चंपारण में। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, लेकिन चंपारण का जो ये इवेंट हुआ वो कोई डिफेंस नहीं था, मिस कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं थी, जस्ट नॉर्मल ये हो गया, एक बड़ा मूवमेंट बन गया, बट हमने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मूवमेंट बन जाएगा। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, कि ये जो हुआ ना इसने बहुत बड़ा जो रूप धारण कर लिया, में से बहुत बड़ा एक मूवमेंट बन गया। वो मूवमेंट क्यों बना, बहुत ज़्यादा संख्या में गरीब किसानों का इंक्लूड होना, उनकी डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए हमने एक्शन लिए थे, और वहाँ पर उन लोगों का इंक्लूड हो जाना, वहाँ पर जो लॉयर्स थे उनका इंक्लूड हो जाना, ये सब लोगों के मिलने की वजह से ये जो मूवमेंट था वो एक बड़ा मूवमेंट बन गया। दिस वॉज द टाइपिकल गांधी पैटर्न, और ये जो पैटर्न था वो गांधी जी का एक टाइपिकल पैटर्न था। मिस गांधी जी की टेंडेंसी ये थी कि गरीब लोगों के लिए वो, उनके हक के लिए वो लड़ते थे, ये उनकी खुद की लाइफ की एक टेंडेंसी होती थी। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवीन्ड, उनकी जो पॉलिटिक्स होती थी, पॉलिटिक्स हालांकि वो करते नहीं थे लेकिन पॉलिटिक्स बन जाती थी। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरव्यूड विद द प्रैक्टिकल, उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो किसके साथ इंटरव्यूड मीन्स आएगा यहाँ पर बिल्कुल मिक्सअप थी विद द प्रैक्टिकल, मतलब जो वो प्रैक्टिकल करते थे वो और जो उनकी पॉलिटी वो दोनों ही चीजें बिल्कुल इतनी मिक्स थी कि उनमें से कुछ भी जरा सा भी मतलब अलग नहीं किया जा सकता, कोई समझ ही नहीं सकता था कि ये पॉलिटिक्स है फिर या फिर ये प्रैक्टिस है। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, मीन्स वो क्या करते थे, बहुत सारे लोग, मिलियंस लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम को सोल्व करते थे। मीन्स छोटी छोटी प्रॉब्लम जो होती थी क्रिएट, जो डे टू डे क्रिएट हो जाती थी, उन सब प्रॉब्लम को वो सोल्व करते थे, ये उनकी टेंडेंसी थी। वो गरीब लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते थे, जहां भी उन्हें याद किया जाता था वो वहां पर पहुंच जाते थे। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, मीन्स एब्स्ट्रैक्शंस के लिए, गवर्नमेंट के लिए या कोई एक सीक्रेट चीज के लिए वो कभी भी लॉयल नहीं थे। वो लॉयल थे तो किसके लिए थे, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, उनकी जो लॉयल्टी थी वो थी लिविंग ह्यूमन बींग्स के लिए। मीन्स वो ज्यादा वफादार उन लोगों के लिए थे जो कि इंसान थे, ह्यूमन बींग थे, उनके लिए ज्यादा वफादार थे, ना कि किसी और चीज के लिए या किसी गवर्नमेंट के लिए। ऐसी कोई लॉयल्टी उनमें नहीं थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड, जो भी उन्होंने किया, एवरीथिंग गांधी, मतलब हर एक चीज में जो भी गांधी जी ने किया, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया
who could stand on his own feet and this make India free। मीन्स उन्होंने जो भी किया वो ज़्यादा ये नहीं था कि भाई जो सोची समझी कोई टेंडेंसी थी या सोचा समझा कोई प्लान था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो भी उन्होंने किया वो किया सिर्फ ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि एक नया फ्री इंडिया बनाया जाए। Who could stand on his own feet, जो कि अपने खुद के कदमों पे खड़ा हो सके, एंड thus make इंडिया फ्री। और इसी तरह से ये जो उनकी टेंडेंसी थी, ये जो उनकी मेंटेलिटी थी, उसके बिहाफ पे इंडिया जो था वो फ्री हो गया। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, जो चंपारण का एक्शन था जो अर्ली था, मतलब शुरू में जो चंपारण का एक्शन हुआ था, चार्लीज फ्रीयर मीन्स इस एक्शन का एक ऑब्जर्वर और था जो इस एक्शन के लिए मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को भी डिवोटेड फील करता था और गांधी जी के लिए भी अपने आप को डिवोटेड फील करता था। ऐसा उसको ऐसा लगता था कि वो हमेशा ही गांधी जी को फॉलो करते रहे, क्योंकि गांधी जी की एक्टिविटी उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, जो चंपारण एक्शन हुआ था उसमें चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयू थे द इंग्लिश पैसिफिस्ट, जो कि इंग्लिश पैसिफिस्ट थे। हु हैड, पैसिफिस्ट में शांतिवादी होते हैं, कि जो चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट जो थे, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोवर ऑफ द महात्मा, वो महात्मा जी के, गांधी जी के क्या थे, एक डिवोटेड फॉलोवर। डिवोटेड मीन्स होता है एक समर्पित, अपने आप को पूरा कंप्लीटली उन्होंने डिवोट कर दिया था गांधी जी को। केम टू बिड गांधी फेयरवेल, वो गांधी जी से मिलने आए, उनको फेयरवेल कहने के लिए आए। बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइसलैंड, फिजी आइसलैंड में उन्हें ड्यूटीज के लिए जाना था, इसलिए जाने से पहले वो गांधी जी से मिलने आए, उनको फेयरवेल कहने के लिए आए, उनसे बाय बोलने के लिए आए। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट, गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड थे उन्होंने सोचा, इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। में से जो लॉयर थे उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा आइडिया होगा अगर एंड्रयू रुक जाए इन चंपारण में एंड हेल्प देम, मीन्स उनकी हेल्प करे, वहीं रुक जाए और उनकी हेल्प करे, ये उन्होंने सोचा। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, और जो एंड्रयू थे वो चाह रहे थे अगर गांधी एग्री हो जाए तो वहीं पे वो रुक जाए, ये उनकी इच्छा थी। बट गांधी वॉज वेमेंटली ओपोज्ड, गांधी जो थे वो बिल्कुल टोटल इस चीज के खिलाफ थे। मिस गांधी जी नहीं चाहते थे कि एंड्रयू वहां पर रुके, लेकिन एंड्रयू जो थे वो खुद वहां पर रुकने चाहते थे, और जो लॉयर्स थे वो भी यही चाहते थे कि एंड्रयू जो थे वो वहीं रुके और उनकी हेल्प करे। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट, किसने कहा, गांधी जी ने। जैसे लॉयर ने उनको बोला ना कि भाई एंड्रयू अगर यहाँ रुक जाए और हमारी हेल्प करे तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी, तब गांधी जी उनसे कहते हैं, यू थिंक, कि आप सोचते हो, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, कि ये जो अनइक्वल क्यों बोला है इस फाइट को, कि जो इंडिया के लोग थे वो पुअर भी थे और वो ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं थे, और जो ये ब्रिटिश लोग थे वो बहुत ज़्यादा रिच भी थे और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी थे, इसलिए इस फाइट को उन्होंने अनइक्वल फाइट बोला है। तो गांधी जी उनसे कहते हैं कि आप क्या सोचते हो, ये जो अनइक्वल फाइट है, इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड, कि क्या ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा कि हम एक इंग्लिश पर्सन को अपने साथ रख ले। मतलब ये अनइक्वल फाइट है कि हम पुअर हैं, हम अनपढ़ हैं, और ये जो लोग हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं, ज़्यादा रिच भी है, तो उन्हीं में से जो हमारी अपोजिट पार्टी है उसमें से अगर हम एक पर्सन को अपने साथ रख ले तो क्या हम जीत सकते हैं? क्या आप ऐसा सोचते हो? दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये जो आपकी थिंकिंग है ना कि आप उसे अपने साथ रख लो, ये आपकी कमजोरी को शो ऑफ कर रही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। मीन्स आप ये दिखा रही है कि आप अंदर से कितने खोखले हो, कितने कमजोर हो, ये दिखा रही है ये चीज जो आप उनको रखना चाहते हैं अपने साथ। द कॉज is just and you must rely upon yourself to win the battle। और सबसे मेन कारण तो ये है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उस चीज को समझ जाओ, is just and you must rely upon yourself to win the battle, कि इस बैटल को लड़ने के लिए आपको खुद, इन बैटल को लड़ने के लिए आपको खुद लड़ना होगा और खुद ही जीतना होगा। मीन्स आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, अपने ही बिहाफ पे, अपने डिपेंडेंस पे ही आप इस युद्ध को लड़ोगे और उस पे ही आप जीतोगे। यू शुड नॉट सीक अ प्रोप, आपको दूसरे में सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रोप, प्रोप मीन्स होगा सहारा देखना,
कि आप दूसरे में सहारा ना देखें इन मिस्टर एंड्रयूज, बिकॉज मिस्टर एंड्रयूज में आप ये सहारा मत देखो, ये सपोर्ट मत देखो कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको सहारा देंगे, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, कि वो भी तो आखिर है तो इंग्लिशमैन ही ना, मीन्स अपोजिट पार्टी का पर्सन है, तो वो हमारी सिक्रेसी को भी उनको बता सकते हैं, उनको डिस्क्लोज कर सकते हैं, हो सकता है वो हमारे साथ रह के हमारी सिक्रेसी को उनको डिस्क्लोज करे। तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि वो जो पर्सन है वो हमारे हक के लिए लड़ेंगे और वो हमें जितवा देंगे। इसलिए आप उनको अपने साथ रखने की बात को छोड़ दो और अपनी लड़ाई खुद के दम पे लड़नी है और अपनी लड़ाई खुद के दम पे ही जीतनी है। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि जो हम सोच रहे थे एज इट इज गांधी जी ने वो ही बोला था, मीन्स वो हमारे माइंड को बहुत अच्छे से समझ गए थे और जो हम सोच रहे थे वो ही उन्होंने बोला था, मीन्स वो हमें सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते थे। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमने फिर गांधी जी के इस जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन हमें दी उसका हमने कोई रिप्लाई नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं कहा उन्होंने इसके बदले में। गांधी इन दिस वे, गांधी जी इस तरीके से क्या टॉट अस, हमें सिखाना चाहते थे अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस में सेल्फ डिफेंस या फिर सेल्फ इंडिपेंडेंस जो होती है, सेल्फ डिपेंड या इंडिपेंडेंस, कि गांधी जी हमें इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे, सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते थे, और ये लेसन उन्होंने इसके थ्रू हमें सिखा दिया कि हम अपने आप अपने दम पे सब कुछ करें, सेल्फ रिलायंस। और ये जो सेल्फ रिलायंस थी मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट थी, जो इंडिपेंडेंस थी इंडियन इंडिपेंडेंस, और जो इंडिया की इंडिपेंडेंस थी मीन्स एक तो सेल्फ डिपेंड और इंडिया की इंडिपेंडेंस मीन्स जो हमारा राष्ट्र है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, आज़ाद हो जाए। एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर, और शेयर क्रॉपर की हेल्प करना, वर ऑल बॉन्ड टुगेदर, ये सारी चीज़ें एक साथ मिल गई थी और एक साथ मिलने की वजह से ही इंडिया जो था वो अब फाइट करता रहा इनके खिलाफ और लास्टली इंडिया ने फ्रीडम को अचीव कर लिया था। मीन लास्टली जो इंडिया था वो इंडिपेंडेंट हो गया था। ये सारे मूवमेंट लगभग साथ साथ चले थे और साथ साथ चलने की वजह से इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर and we will do essay type questions of this chapter, because in the coming examination we will see only long type question answer, so we will do long type question answer in next video. Till then take care, bye bye, have a nice day.